जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग गुप्त काल के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे और इसके तहत हम माइंड मैप के माध्यम से गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति, गुप्त युग की कला और गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से माइंड मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुप्त काल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देखा है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। और हमेशा की तरह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के इस क्लास को यदि आप अंत तक देखते हैं बिना स्किप किए, तो इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे निश्चित रूप से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे और आर्थिक जीवन के तहत आर्थिक समृद्धि को देखेंगे, भूमि के प्रकार किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे, कर व्यवस्था किस प्रकार से था उसको देखेंगे, पदाधिकारी लोग कैसे काम करते थे इसके बारे में जानेंगे, व्यापार और उद्योग कैसे वो काम कर रहा था इसको देखेंगे और प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। सबसे पहले आर्थिक समृद्धि की बात किया जाए तो मुद्राएं और अभिलेख जो है आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे और आर्थिक समृद्धि के जो आधार थे वो कृषि, व्यापार और उद्योग थे। कृषि के आधार पर, व्यापार के आधार पर, उद्योग के आधार पर ही गुप्त काल जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाया था। भूमि के प्रकार के रूप में बात किया जाए तो गुप्त काल में भूमि के अलग अलग प्रकार थे, जैसे कि क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और अपरहत भूमि। अब क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था तो क्षेत्र भूमि खेती योग्य जो भूमि था उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वहीं निवास योग्य जो भूमि था उसे वास्तु भूमि कहा जाता था और पशुओं के लिए, चारा के लिए जो भूमि उपयोग में आता था उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। जोतने योग्य भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। वहीं बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, चारों दिया रहेगा, क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि या फिर अपरहत भूमि। और इधर खेती योग्य, निवास योग्य, पशुओं योग्य, जोतने योग्य, इस तरह से ऑप्शन में दिए रहेंगे और मिलान करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, खास करके ये खिल भूमि के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जोतने योग्य जो भूमि नहीं होता था उसे गुप्त काल में किस भूमि के नाम से जाना जाता था, तो उसे खिल भूमि के नाम से जाना जाता था। अब हम गुप्त काल में कर व्यवस्था को देखेंगे। तो जो टैक्स का मुख्य स्रोत था, कर का जो मुख्य स्रोत था वह भू राजस्व था। भू राजस्व से ही सबसे ज्यादा टैक्स मिलते थे गुप्त काल में गुप्त शासकों को। और यह जो टैक्स सिस्टम था ये 1/4 से लेकर 1/6 तक था। 1/4 अर्थात 25% से लेकर 60.33% तक ये टैक्स था। इतना टैक्स देना पड़ता था। सपोज दैट किसी व्यक्ति को 100 रुपया का आय होता है तो उसे 25 रुपया से लेकर 16.33 रुपया तक टैक्स चुकाना पड़ता था गुप्त काल में। इसके बाद कुछ शब्दावली हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भाग क्या था, भोग क्या था, उद्रंग क्या था और ऊपरी कर क्या था। ये अलग अलग टर्म हैं टैक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे जो भाग है कहा जाता था भूमि उत्पादन का जो हिस्सा होता था, भूमि से जो उत्पादन हुआ और वह जो टैक्स में चुकाना पड़ता था उसे भाग कहा जाता था। वहीं उपहार के रूप में जो टैक्स दिया जाता था उसे भोग कहा जाता था। और अस्थायी कृषकों से जो टैक्स लिया जाता था, वैसे कृषक जो अस्थायी रूप से कृषि करते थे और वो जो टैक्स देते थे उसे उद्रंग कहा जाता था। वहीं यह अस्थायी कृषक मतलब जो रेगुलर रूप से कृषि नहीं करते थे, कभी कभी कृषि करते थे और वह जब टैक्स चुकाते थे तो उसे ऊपरी कर कहा जाता था। तो ये सारे जो है टैक्स ही हैं, भाग, भोग, उद्रंग और ऊपरी कर, ये टैक्स ही हैं, लेकिन टैक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अभी हम लोग जीएसटी देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, सारे तो टैक्स ही हैं लेकिन टैक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसी प्रकार से नकद टैक्स को, नगद कर को जो है हिरण्य कहा जाता था और बेगार या निःशुल्क श्रम को विरिष्टि कहा जाता था और सोने की मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो दिनार के नाम से जाना जाता था। और मंदिर और ब्राह्मण को जो दान में भूमि दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है कि अग्रहार से आप क्या समझते हैं, या गुप्त काल में मंदिर या ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसे अग्रहार कहा जाता था।
तो इस प्रकार से टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे पदाधिकारी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि टैक्स सिस्टम से या फिर आर्थिक समृद्धि से या आर्थिक जीवन से रिलेटेड कुछ अधिकारी कार्य करते थे। वो कौन से थे? तो ध्रुवाधिकरण, जो भूमि कर वसूली अधिकारी थे। भूमि कर अर्थात भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था और उसके अधिकारी को ध्रुवाधिकरण के नाम से जाना जाता था। वहीं भूमि विवाद सुलझाने वाले अधिकारी को, मान लीजिए किसी व्यक्ति का भूमि कोई दूसरा ले लिया और या फिर जोत लिया, उससे रिलेटेड जो विवाद होता था उसको सुलझाने के लिए जो अधिकारी कार्य करते थे उसे न्यायाधिकरणी कहा जाता था। वहीं कर्णिक और महापक्ष पटलिक थे, इनका कार्य क्या था? तो ये भूमि अभिलेख सुरक्षित रखने वाले थे, अर्थात ये भूमि कौन सा भूमि किसके लिए है उसके लिए लिखा पढ़ी अर्थात लिख करके उनके कागज वगैरह को संभालने का कार्य ये करते थे। कौन? कर्णिक या फिर महापक्ष पटलिक। इनका कार्य क्या था? तो ये भूमि अभिलेख सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भूमि से रिलेटेड 3 अधिकारी कार्य करते थे, ध्रुवाधिकरण, न्यायाधिकरणी और कर्णिक, जिसे महापक्ष पटलिक भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे व्यापार और उद्योग के बारे में। तो व्यापार और उद्योग अर्थात यहाँ पर कुछ व्यापारिक संगठन थे जो कार्य करते थे और इन व्यापारिक संगठन का अलग अलग नाम था। जैसे इनका नाम था निगम, पुग, गण और श्रेणी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन व्यापारिक संगठन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा निगम, पुग, गण या श्रेणी। इनमें से कोई भी दिया रह सकता है, जो दिया रहेगा वही आपको टिक करना है आंसर में। अब यहाँ पे श्रेणी के मुखिया को क्या कहा जाता था? दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो श्रेणी के मुखिया को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। ज्येष्ठक जो है श्रेणी के मुखिया होते थे। वहीं एक और टर्म आता है सार्थवाह। सार्थवाह से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कारवां का नेता होता था। सपोज दैट, मान लीजिए झुंड में अभी भी आप देखते होंगे गांव में भैंसा बेचने के लिए, गाय बेचने के लिए या फिर बकरा वगैरह बेचने के लिए बहुत सारे व्यापारी एक साथ झुंड में आते हैं। उसमें 10, 20, 50 व्यापारी होते हैं और वो झुंड में व्यापार करने के लिए निकलते हैं। लेकिन उस झुंड में भी सारे व्यापारियों के बीच में एक व्यापारी जो होता है वह हेड होता है, वह नेता होता है, जो डील करता है या फिर कहाँ व्यापार करने के लिए जाना है यह डिसाइड करता है। तो वह उस झुंड में सभी व्यापारियों का जो मुखिया होता है वह सबसे आगे आगे चलता है। तो उसी से कंपेयर करते हुए जब यह गुप्त काल में होता था, व्यापारियों को झुंड में से सबसे जो मुख्य व्यापारी होता था वह नेता कहलाता था व्यापारियों का, और उसे उस समय सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। अर्थात व्यापारिक कारवां का नेता क्या कहलाएगा? सार्थवाह कहलाएगा। उसके बाद सिंचाई के लिए जो यूज होता था, सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो राहत या फिर घट यंत्र का यूज किया जाता था। इसके बाद प्रमुख बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर ये ताम्रलिप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूर्वी भारत में स्थित है। ताम्रलिप्ति यह बंदरगाह था और घंटसाला, ये दोनों बंदरगाह था और यह पूर्वी भारत में स्थित था गुप्त काल में। मौर्य काल में भी यह ताम्रलिप्ति काफी प्रसिद्ध था। तो यह ताम्रलिप्ति आपको ध्यान में रखना है कि यह पूर्वी भारत में स्थित एक बंदरगाह है। वहीं पश्चिमी भारत में भीरगू कच्छ, जिसे भड़ोच के नाम से जाना जाता है, सोपारा और कल्याण, ये सारे बंदरगाह थे। तो यहाँ पे आपको एक ताम्रलिप्ति के बारे में और दूसरा भीरगू कच्छ के बारे में ध्यान में रखना है। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और पश्चिमी भारत में भीरगू कच्छ हो गया। वहीं उज्जैन जो है उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। ये आपको ध्यान में रखना है। बंदरगाह पूछे पूर्वी भारत का तो ताम्रलिप्ति और पश्चिमी भारत का तो पूछे तो भीरगू कच्छ, लेकिन व्यापार का प्रमुख केंद्र के बारे में पूछे आपसे क्वेश्चन तो आपका आंसर क्या होगा? उज्जैन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग गुप्त काल के वैज्ञानिक प्रगति के बारे में देखेंगे। गुप्त काल आर्थिक रूप से समृद्ध था ही, प्रशासनिक रूप से काफी समृद्ध था ही, इसके साथ साथ वे वैज्ञानिक रूप से भी काफी आगे थे, क्योंकि उनके कार्यकाल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लाटदेव, सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे लोग कार्य कर रहे थे। तो यह तो निश्चित ही है कि वह वैज्ञानिक रूप से भी काफी आगे रहेंगे। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का क्या कार्य था, ब्रह्मगुप्त का क्या कार्य था। तो आर्यभट्ट के बारे में बात किया जाए तो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट के बारे में आप जानते ही होंगे कि बहुत बड़े
मैथमेटिशियन थे और इन्होंने जो रचना की है आर्यभट्टीय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि आर्यभट्टीय की रचना किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने किया है। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। कैसा है, पृथ्वी गोल है। इसके पहले माना जाता था कि पृथ्वी जो है चपटी है, चकोर है, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। और ना सिर्फ बताया, ये पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान लगाए थे, क्योंकि इन्होंने ही पाई की खोज की थी। तो पाई की खोज और पृथ्वी गोल है या किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। और पृथ्वी की परिधि कितना है, ये भी इन्होंने ही बताया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पृथ्वी की परिधि कितना है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी खोज की थी। इसके बाद ही मैथ जो है धीरे धीरे आसान होने लगा था। दशमलव की खोज और जीरो की खोज ने मैथ को आसान बना दिया। आर्यभट्ट की और जो अन्य रचनाएं हैं वह 10 गीतिक सूत्र है और आर्याष्टक शतक है। तो आपको यदि पूछा जाए कि आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहले आपको ध्यान में रखना आर्यभट्टीय, इसके अलावा 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टक शतक, ये सारी रचनाएं आर्यभट्ट के बारे में है। इसके बाद आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है खगोल विज्ञानी थे, खगोल शास्त्री थे और इनकी रचना है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने किया है, वराहमिहिर ने किया है। और ये 5 सिद्धांत कौन कौन थे, तो ये 5 सिद्धांत थे पैतामह, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और सूर्य के बारे में ये 5 सिद्धांत हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पैतामह, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और सूर्य नामक 5 सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है वराहमिहिर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वराहमिहिर कौन थे, ऑप्शन में रहेगा कि चिकित्सक थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, खगोल विज्ञानी थे। आपको ध्यान में रखना है वराहमिहिर एक खगोल विज्ञानी थे। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और इनकी रचना जो है ब्रह्म सिद्धांत है। क्या है, ब्रह्म सिद्धांत, अर्थात ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने किया है, तो ब्रह्मगुप्त ने किया है। इसके बाद आते हैं भास्कर। इन्होंने जो है महाभास्कर और लघु भास्कर की रचना की है। किसने, भास्कर ने। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, इनके नाम में ही छुपा है महाभास्कर और लघु भास्कर, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद आते हैं लाटदे। ये सूर्य सिद्धांत के गुरु माने जाते हैं। कौन, लाटदे। इसके बाद सुश्रुत आते हैं। सुश्रुत जो है आयुर्वेद और चिकित्सा में काफी ये शोध का कार्य करते थे, सुश्रुत। इसके बाद आते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आयुर्वेद के जनक कौन थे, तो धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जनक कहे जाते थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के चिकित्सक थे। हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 नवरत्न कार्य करते थे, उनमें से धन्वंतरी भी एक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता था। ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। और दूसरा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में नवरत्नों में से एक थे। तो इस प्रकार से हम देखें गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे महान लोग थे जो वैज्ञानिक रूप से गुप्त काल को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। अब हम गुप्त काल के कला के बारे में पढ़ेंगे और कला में मंदिर का वास्तुकला, चित्रकला, गुफाओं वगैरह के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। और यह अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आपको आसानी हो। अब हम देखेंगे गुप्त काल के मंदिर वास्तुकला को। गुप्त काल मंदिरों आदि को बनाने में भी काफी आगे थे और ये मंदिर जब बनाते थे तो इनकी विशेषता था कि शिखर युक्त मंदिर होते थे। अर्थात जब ये मंदिर बनाते थे तो मंदिरों पर ये शिखर बनाते थे। इस तरह से जो है शिखर का निर्माण होता था इनके कार्यकाल में जितने भी मंदिर बनते थे। तो इन गुप्त काल की मंदिरों की विशेषता पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह शिखर युक्त मंदिर होता था और ये ईंटों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल के लोग जब मंदिर बनाते थे तो ईंट का प्रयोग करते थे और इनके कार्यकाल का जो प्रमुख मंदिर है उनमें से है धम्मेख स्तूप जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, शिव मंदिर जो कि नागोदा मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में है नचना कुठार में, दशावतार मंदिर ये काफ़ी फेमस मंदिर है और इनके अवशेष अभी भी आप जाके देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन? दशावतार मंदिर, ये विष्णु मंदिर है और ये देवगढ़ झांसी में स्थित है। वहीं भीतरगांव मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर ये तिगवा जगलपुर मध्य प्रदेश में है।
फिर है एक और विष्णु मंदिर है जो उदयगिरी विदिशा में बना हुआ है। फिर शिव मंदिर ये बरेली उत्तर प्रदेश में बना है। और फिर लक्ष्मण मंदिर यह ईंटों का बना हुआ है और यह सिरपुर में है। तो ये सारे मंदिर जो हैं अभी भी आप इनके अवशेष देख सकते हैं और ये सारे जो है गुप्त काल में बने हुए थे। इनमें से आपको दशावतार मंदिर के बारे में निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, ये देवगढ़ झांसी में है। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे पावाया मंदिर हो गया, खोह मंदिर नगोदा वाला हो गया और शंकर मठ मंदिर जबलपुर वाला हो गया। ये सारे मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मंदिर का नाम या एक मंदिर का नाम दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन गुप्त काल के मंदिर हैं। तो जो मंदिर का नाम रहे इनमें से उसको आपको आंसर में टिक करना है। अब हम लोग गुप्त काल के तहत में चित्रकला को देखेंगे। तो चित्रकला के बारे में बात किया जाए तो खासकर अजंता की गुफा के बारे में बात किया जाएगा। अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं और अजंता की गुफा कहाँ पर है तो ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि अजंता की गुफा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 24 जो है बौद्ध मंदिर से संबंधित है और 5 हिंदू मंदिर से संबंधित है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाओं में टोटल कितने हिंदू मंदिर हैं, तो 5 हैं और बौद्ध मंदिर 24 हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है तो अजंता की गुफा को 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि यूनेस्को द्वारा अजंता की गुफा को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वह है संबंधित गुफाएं 16, 17 और 19 जो है यह गुप्त काल से संबंध रखता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भी आई है कि गुप्त काल से संबंधित गुफाएं कौन कौन से हैं अजंता की गुफा में। तो अजंता की गुफा में 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर जो गुफा है यह गुप्त काल से संबंध रखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया था सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में। तो ये जो फैक्ट है टोटल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया, 1983 में। टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 29 है। इसमें 24 बौद्ध है, 5 हिंदू मंदिर है और 16, 17, 19 नंबर जो है गुप्त काल से संबंध रखता है। तो ये जो फैक्ट है आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। उसी में हम गुफा नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। तो गुफा नंबर 16 जब आप देखने के लिए जाएंगे तो वहां पर चित्र आपको मिलेगा मरनासन राजकुमारी का चित्र। ये मरनासन राजकुमारी कौन, वही बुद्ध की पत्नी, उनकी पत्नी जिनका नाम था यशोदा। इसके बाद बुद्ध के गृह त्याग का मार्मिक चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद गुफा नंबर 16 में आप देखेंगे कि बुद्ध अपनी पत्नी यशोदा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर जाते हैं। वह भी चित्र आपको यहाँ पे दिखेगा। यह काफी मार्मिक गुफा माना जाता है। बहुत सारे चित्र यहाँ पर हैं। यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अजातशत्रु का महात्मा बुद्ध की भेंट का चित्रण जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन ये सारे चित्र मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध को अपनी पत्नी यशोदा व पुत्र राहुल को सोता छोड़कर जाते हुए किस गुफे नंबर के चित्र में दिखाया गया है, तो गुफा नंबर 16 में दिखाया गया है। वैसे आपको एसएससी रेलवे में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लेकिन यूपीएससी वगैरह में डीप में जाकर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुफा नंबर 17 के बारे में। यह भी काफी महत्वपूर्ण गुफा है और चित्र के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसे चित्रों की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इतने ज्यादा चित्र हैं कि इसे चित्रों की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाओं में से किसे चित्रों की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, तो गुफा नंबर 17 को चित्रों की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। और अजंता की गुफा में यहाँ पर सबसे अधिक चित्र देखने को मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन घुमा के इस तरह से पूछता है कि चित्रों की चित्रशाला के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुफा नंबर 16 को, या फिर
अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? तो गुफा नंबर 17 में सबसे ज्यादा चित्र हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बुद्ध को यशोदा से भिक्षा मांगते हुए दिखाया गया है कि बुद्ध जब सन्यासी बन जाते हैं तो आपको पता है सन्यासी बनने के बाद सबसे पहले अपने माँ या पत्नी से भिक्षा ग्रहण करना होता है। तो बुद्ध जब सन्यासी बन के जाते हैं तो अपनी जो है यशोदा से भिक्षा मांगते हुए उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यशोदा द्वारा राहुल को सौंपते हुए उन्हें भिक्षा प्रदान किया जाता है। ये काफ़ी मार्मिक है। यदि आप इसे बहुत गहनता से देखेंगे तो आप रो जाएंगे। मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान यहाँ पर घूमने के लिए गया था और यहाँ जब मैं घूमने के लिए गया था तो काफ़ी हमको देखकर अच्छा लगा और अजूबा भी फील हुआ कि उस समय जब आर्किटेक्चर नहीं थे, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थे, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े पत्थर को काटकर इतने विशाल मंदिर और बौद्ध विहार का निर्माण कैसे किया जा सका होगा। ये भी अजूबा का और सोचने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पर आपको चित्र मिलेगा कि सिंहल के राज दरबार का चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ ही पर आपको एक और चित्र मिलता है जिसे काफ़ी मार्मिक चित्र के रूप में देखा जाता है। वह चित्र है कि एक सम्राट है वह सुनहरे हंस से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। और इस चित्र को निवेदिता के विचार में इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता है। ऐसा किसने कहा है? निवेदिता ने कहा है। यह काफ़ी अच्छा चित्र है। कौन सा चित्र है? कि एक सम्राट है, एक राजा है, ठीक है, वो एक हंस से बात कर रहे हैं, अर्थात एक मनुष्य जो है पक्षी से बात कर रहा है। और निवेदिता इसे कहती है कि इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र हो ही नहीं सकता है। एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान में रखना है कि ये अजंता की जितनी गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से गुफा नंबर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, चित्र में क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जरूरी था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि गुफा नंबर 9 में क्या है, गुफा नंबर 10 में क्या है, गुफा नंबर 16 में क्या है, गुफा नंबर 17 में कौन सा चित्र वगैरह का वर्णन है, गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 2 में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो चीज़ पूछा जाता है मैं आपको बता दिया हूँ। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद बा की गुफाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो बा की गुफा जो है ये धार जिला मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत पर स्थित है, वहाँ पर यह गुफाएं स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह लौकिक और धर्मनिरपेक्ष की गुफाएं के रूप में माना जाता है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है, ये विंध्य पर्वत पे है और ये मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या था? गुप्त काल में लगभग जितने भी साहित्य लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, इसीलिए इस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसे? गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इस समय कालिदास जो है संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान या सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त काल में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान कौन थे, तो कालिदास थे। कालिदास के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको मालूम ही होगा कि कालिदास का नाम कालिदास कैसे पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक विद्योत्तमा नाम का एक बहुत ही विद्वान विदुषी थी जो यह शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह शादी करेंगे। बहुत सारे विद्वान उनको हराने के लिए पहुंचते हैं लेकिन उनको कोई नहीं हरा पाता है। तो सारे विद्वान को जीलस फील होता है, वो चाहते हैं कि इनका शादी ऐसे मूर्ख से करवा दिया जाए कि जिंदगी भर यह पछताते रहे। तो फिर क्या करते हैं, सारे विद्वान लोग मूर्ख को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर वह एक आदमी को देखता है जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो देखता है कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसे ले जाते हैं वहाँ पर शास्त्रार्थ करवाने के लिए विद्योत्तमा से, जहाँ पर वो अलग अलग दिखाते हैं, जैसे 5 दिखाते हैं। तो कालिदास जो है इस तरह से मुक्का दिखाता है। तो कालिदास तो समझता है कि वो थप्पड़ से मारना चाह रही है तो हम मुक्का से मारेंगे, लेकिन सारे विद्वान बोलते हैं नहीं, ऐसा वह यह नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे विद्योत्तमा पूछी थी कि 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं, तो ये मुक्का दिखाया तो सारे विद्वान बोले कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है मिलकर काम करती है तभी हमारा शरीर चलता है। तो इसलिए उन्हें कालिदास को यहाँ पे विजेता घोषित किया जाता है और उनका शादी कर दिया जाता है।
लेकिन जब शादी के बाद दोनों आते हैं पति पत्नी, कौन, कालिदास और विद्योत्तमा, उसी टाइम एक ऊंट जो है कुछ बोल रहा था, तो वह संस्कृत में पूछती है विद्योत्तमा कि उष्ट्रम क्यों वदति, कि ऊंट क्या बोल रहा है। तो कालिदास कुछ जाने तभी तो वो करने लगा। वो समझ गई कि ये तो महामूर्ख है और वह धक्का मार के उसको निकाल देती है। किसको? कालिदास को। कालिदास के घर के बाहर एक काली जी का मंदिर था, वह धक्का इस प्रकार से मारती है कि कालिदास वहां गिरता है, उसका जीभ कट जाता है। जीभ कटने के बाद वह काली जी के चरणों में जाकर उसका जीभ गिरता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि काली जी जो है काफी खुश होती है और वहीं पे वो उन्हें वरदान देती है। किसको? कालिदास को। और फिर उस वरदान के कारण कालिदास जिस भी पेज को पलटता था वह उसके दिमाग में छप जाता था और इस प्रकार से वो महान विद्वान बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा और जिस शब्द से उसे अपमानित करके निकाली थी, जब वो वापस आया था तो उस शब्द पर वह एक किताब लिख दिया था। इतना विद्वान बन गया था कालिदास, और इतना विद्वान बन गया कि उसने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम जैसे महान महान रचना कर दिए। कौन? कालिदास। तो यह छोटी सी स्टोरी थी जिसे आपको जानना चाहिए। और कालिदास के इसी विद्वता के कारण उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। प्रमुख स्मृतियों की बात किया जाए तो संस्कृत में आर्यवल्की स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति, ये सारे स्मृति जो है संस्कृत में लिखे गए हैं और ये संस्कृत साहित्य है और ये गुप्तकालीन के महान साहित्यों में से गिना जाता है। प्रमुख अभिलेख के लेखक भी संस्कृत में लिखे थे, जैसे उदयगिरी का गुहा लेख जो कि वीरसेन द्वारा लिखित है, ये भी संस्कृत में है। और मंदसौर प्रशस्ति का जो लेख है ये वत्स भट्टी ने लिखा है, ये भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है और जितने भी साहित्य थे लगभग संस्कृत में ही लिखे जाते थे। इसके बाद हम लोग प्रमुख लेखक और रचना को देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। जैसे कालिदास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रोवंशियम, ये सारे रचना जो हैं कालिदास के द्वारा किया गया है। और ये भी आई है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद भास द्वारा जो लिखा गया था वह स्वप्नवास दत्तम है। क्या है? स्वप्नवास व दत्तम। ये किसने लिखा है? भास ने लिखा है। कर्णभारम, चारु दत्तम, ये भास ने लिखा है। तो भास के बारे में खासकर स्वप्नवास व दत्तम के बारे में ध्यान में रखना है कि ये भास ने लिखा है। फिर विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र जो है इसे बाइबल के समान माना गया, अर्थात बाइबल की संज्ञा दिया गया है। और एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र किसने लिखा है? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है। वहीं हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। विशाख दत्त के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया है? तो ये विशाख दत्त ने किया है। वहीं मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो शूद्रक ने किया है। रावणार्जुनियम भौमक ने किया है और रावण वध वत्स भट्ट ने लिखा है। काव्य मीमांसा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या राजशेखर ने लिखा है। और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। तो ये सारे लेखक हैं गुप्त काल के और जिनके द्वारा ये सारे रचना किए गए हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा गुप्त काल का जो टोटल पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये टोटल कंप्लीट होता है और गुप्त काल यहाँ हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ से आप गुप्त काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आसानी से बना सकते हैं। आपको आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वैसे छात्र जिनका जीके कमज़ोर है या माइंड मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनके साथ यह वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आप अच्छे कमेंट करते हैं यही हमारा मोटिवेशन होता है और अगले वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।